तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी सेहत के साथ चल रहे होंगे, खेल रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारी चीज़ें अपने कर रहे होंगे। बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आपका स्वागत है ई टीम लाइव पर। और हम अपने चैप्टर को जिस एनर्जी के साथ में हमने ख़त्म किया था, जिस एनर्जी के साथ हमने अपने लास्ट चैप्टर को शुरू किया था, फर्स्ट चैप्टर को शुरू किया था, उससे डबल एनर्जी के साथ हम अपने चैप्टर को अगेन रन करने जा रहे हैं। और चैप्टर जो हमारा चल रहा था, जहां तक हम बात कर चुके थे वो बात थी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हम पूरी तरीके से अपनी बात कर चुके थे कि किस तरीके से हो रहा है, किन किन स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। चलिए अब बात आती है लैंगिक जनन के बारे में। जब बात आ जाती है लैंगिक जनन के बारे में, तो लैंगिक जनन के मैंने आपको गुण बताए थे, आपको लक्षण बताए थे, आपको स्टेप्स के बारे में मैंने आपको लैंगिक जनन के बता दिया था कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। चलिए लैंगिक जनन के बारे में अगर हम देखते हैं तो लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण उससे पहले क्या होता है, युग्मकों का निर्माण, और इसके बाद क्या होता है, निषेचन या युग्मकों का मिलन। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पहले युग्मकों का निर्माण होगा, फिर युग्मकों का स्थानांतरण होगा, फिर निषेचन होगा, और आपका गर्भकाल या हम कह सकते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा जाएगा। और एम्ब्रियो या भ्रूण का डेवलपमेंट देखा जाएगा, तो उसको भ्रूण के डेवलपमेंट को हम कहते हैं भ्रूण उद्भवन, या हम कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में, एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस से होकर के क्या हो जाएगा, भ्रूण तैयार हो जाता है और क्या होता है, ये जन्म ले लेता है। और अब यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यानी लैंगिक जनन अपने अलैंगिक जनन से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। जब लैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संतति अलैंगिक जनन के समान पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स को कॉपी नहीं करती। मतलब क्या होता है कि लैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली जो संतति होती है वो अपने लैंगिक पैतृकों से पूरी तरीके से अलग होती है, कुछ सिमिलरिटीज के साथ में, या हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ी वेरिएशंस के साथ में पैदा होती है। इसी चीज को हम उस आने वाले बेबी की या आने वाले संतान की एक यूनिक आइडेंटिटी कहते हैं। कि यूनिक आइडेंटिटी किस चीज़ के लिए होती है, ये यूनिक आइडेंटिटी उसको फेवरेबल बनाती है उसके एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, उसके एटमॉस्फेयर में, उसके सराउंडिंग में उसको अच्छी तरीके से फिजिबल अच्छी तरीके से सरवाइव करने के लिए। चलिए बात शुरू करते हैं अपने टॉपिक को लेकर के कि फेजेस ऑफ लाइफ कैसे कैसे हो सकती है। उसके साथ हम बात करेंगे अपने जो भी लैंगिक जनन दर्शाने वाले जंतु हैं उनके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए लैंगिक जनन को हमने बताया था कि लैंगिक जनन जंतु की आवश्यकता के अनुसार डेवलप हुआ है। लाइक किसी में आंतरिक फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जा रहा है, जबकि कुछ चीज़ों के अंदर देखते हैं तो बाह्य निषेचन देखा जाता है। कुछ क्या होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं जिनको हम ओविपेरस कहते हैं, और कुछ बच्चे देने वाले जंतु होते हैं जिनको हम विविपेरस कहते हैं। लेकिन इन सारी विभिन्नताओं के साथ साथ इनके अंदर एक कॉमन पैटर्न फॉलो करा जाता है, जिस कॉमन पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। ये अगर हम बात कर रहे हैं सिमिलरिटी क्या होगी या कॉमन पैटर्न, तो अगर हम कॉमन पैटर्न के बारे में बात करने लगे तो कॉमन पैटर्न जो होगा, सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होगा
फिर इनका स्थानांतरण होगा और स्थानांतरण के बाद इनका निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद में क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, या जिसको हम जाइगोट कहते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि युग्मक जो होते हैं हमेशा अपने नेचर में हैप्लॉइड होते हैं? युग्मक जो होते हैं युग्मक गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अपनी ये बात पूरी करने से पहले जब मैंने एक वर्ड लिया है हैप्लॉइड, तो हम इसको समझ लेते हैं हैप्लॉइड क्या होता है। और जब इसको देखा तो हमने इसको 2n लिखा, यानी डिप्लॉइड या द्विगुणित लिखा। तो डिप्लॉइड क्या होता है? ठीक है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में अगर हम बात करने लगे तो देखो हैप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड वो चीज होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपने पैतृक के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से जस्ट आधे होते हैं। मतलब 2n से अगर n हो जाना हैप्लॉइड है, मतलब 2n से n होना ही सिर्फ हैप्लॉइड है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये नहीं है कि अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, खाली क्या होगा कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं अगर, तो केवल इसको हम हैप्लॉइड बोलेंगे? नहीं। या इसको हम अगुणित बोलेंगे? नहीं। देखिए, द्विगुणित होना, डिप्लॉइड या द्विगुणित होना बताता है कि क्रोमोसोम के टोटल कितने सेट हैं। हमारे अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। 46 में 2 सेट होते हैं, 23 इधर हो जाते हैं, 23 इधर हो जाते हैं। 23 इधर कौन कौन से हो जाएंगे? जिनमें से 44 तो आपके होंगे क्या? ऑटोसोम। 2 होंगे आपके सेक्स क्रोमोसोम या लैंगिक गुणसूत्र। जो 23 होंगे, 23 अपनी इधर एक लाइन बनाएंगे, 23 अपनी इधर एक लाइन बनाएंगे। जब गैमीट बनाना होगा तो ये इधर अलग जाएगा, जब गैमीट बनाना होगा तो ये इधर अलग उठ करके जाएगा, ये अलग गैमीट बनाएगा, ये अलग गैमीट बनाएगा, और इसके अंदर अपने पैतृक गुणसूत्रों से पूरे आधे गुणसूत्र होते हैं या आधे ही गुणसूत्र गैमीट के अंदर जाते हैं। इस चीज को हम कह देते हैं हैप्लॉइड। लेकिन खाली हैप्लॉइड ये ही नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि एक गेहूं की नस्ल होती है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम को बनाया जाता है, उसके अंदर जो प्लॉइडी लेवल होती है, तो उसके अंदर जो गुणिता होती है वो 6n तक जाती है। 6n तक जाती है तो उसका जो हैप्लॉइड सेट होगा वो 3n होगा, n नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस, बात करते हैं जो स्टेप्स के चल रहे होते हैं, जो कॉमन स्टेप होते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है जो कि डिप्लॉइड होता है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ की फर्स्ट डिप्लॉइड सेल थी। ठीक है, हमने क्या कहा कि फर्स्ट यूनिसेल्युलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज युग्मनज, या हम कह सकते हैं जाइगोट। चलिए, जाइगोट के बाद में भ्रूण उद्भव होगा, भ्रूण उद्भवन देखा जाएगा या भ्रूण का निर्माण देखा जाएगा, और भ्रूण तैयार होकर के क्या होगा? आगे बर्थ ले लेगा, क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। ये एक कॉमन पैटर्न होता है जो कि लैंगिक जनन के द्वारा फॉलो किया जाता है, जो कि सभी के सभी, चाहे वो एनिमल रहने वाला जमीन का हो, चाहे वो हवा में उड़ने वाला हो, चाहे वो पानी के अंदर तैरने वाला हो, यानी चाहे वो जलीय जंतु हो, थलीय जंतु हो, या हवा के अंदर उड़ने वाला पक्षी हो, वे सब के सब इस कॉमन पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। बात करते हैं अब आगे हम अपने लाइफ के फेजेस की। लाइफ के फेजेस पर जाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे जो कि आपके रेफरेंस बुक के अंदर दे रखा है। उन रेफरेंस बुक के अनुसार अगर हम देखने लगे तो बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से होते हैं। बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ऑर्गेनिज्म में आपके ऑर्गेनिज्म या आपका जंतु कैसा हो सकता है? हो सकता है कि ये एक लिंगी हो, और हो सकता है कि ये द्विलिंगी हो। जंतु के साथ हो सकता है कि हम पादप की भी बात कर रहे हो, यानी एक लिंगी हो, या फिर क्या हो सकता है? द्विलिंगी हो सकता है। एक लिंगी, जब हम बात करेंगे प्लांट के बारे में, तो ऐसी चीज को, ऐसे प्लांट को हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कहेंगे एक लिंग आश्रयी या एक लिंगाश्रयी पादप, और इसको क्या कहेंगे?
द्विलिंगाश्रयी पादप। द्विलिंगाश्रयी यानी मोनोशियस, एक लिंगाश्रयी यानी डायोशियस। देखो टर्मिनोलॉजीज एकदम उल्टी उल्टी लग रही हैं, लेकिन मेरा काम हर चीज़ों को आपके लिए आसान बनाना और आपका काम उसको याद रखना। कैसे? एक लिंगाश्रयी कहने का मतलब एक लिंग एक आश्रय पर, यानी एक लिंग एक आश्रय पर है। एक आश्रय क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म होगा। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास केवल एक ही लिंग है, लिंग मतलब या तो स्त्रीलिंग होगा या फिर क्या होगा? पुल्लिंग, यानी वो या तो मेल की तरह बिहेव कर रहा होगा या तो नर की तरह बिहेव कर रहा होगा या वो मादा की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक लिंगाश्रयी कंडीशन कहेंगे या एक लिंगी कंडीशन कहेंगे। जबकि द्विलिंगाश्रयी मतलब क्या कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि दोनों के दोनों लिंग, चाहे वो प्लांट के बारे में बात कर रहा हो चाहे वो एनिमल के बारे में बात कर रहा हो। प्लांट के बारे में अगर हम कहने लगे तो प्लांट में जैसे कि आपके कुकुरबिट्स हो जाएंगे। कुकुरबिट्स कौन कौन से हो जाएंगे? कुकुरबिट आपके खीरा, कद्दू, घिया, ककड़ी वगैरह, जो ये जो सब्जी होती हैं, जो सारी की सारी किस्म आती हैं, चाहे वो खीरा ले लो, कद्दू ले लो, घिया ले लो, अदरक ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, ऐसी खीरा, कद्दू, घिया, ककड़ी, तोरी, तुरई वगैरह सारी चीज़ किस्म आती हैं, कुकुरबिट्स के अंदर आ जाती हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। जबकि डायोशियस या हम कहें एक लिंगाश्रयी के अंदर आपने देखा होगा, हम इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पापा या, अरे पापा नहीं, पापा तो है एक लिंगाश्रयी, पापा तो है एक लिंगी है, तभी तो हमने कहा यहाँ पर पापा। तो पापा नहीं याद रखेंगे हम, पापा के साथ रखेंगे हम। पापा का अगर याद रखेंगे ऐसे तो पापा मारेंगे चपेट, और पापा हमें पपाया याद नहीं रखने देंगे। तो हमें क्या रखना है? पापा के साथ में या याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका? पपाया। साथ में दूसरा याद रखेंगे हम क्या? डेट पाम या खजूर। क्या हो जाएगा आपका? डेट या खजूर। ठीक है। अगर हम देखते हैं, क्या आपने देखा होगा कि आपके गांव के बाहर जो बहुत लंबे लंबे जो खजूर के जो पौधे लगे हुए हैं, उनमें कुछ पे तो फ्रूट आ रहा होता है, कुछ बस ऐसे लंबे लंबे जा रहे होते हैं। तो वो कौन सा प्लांट होता है जिसके अंदर फ्रूट आता है? असल में वो फीमेल प्लांट होता है जिसके अंदर फ्रूट आ रहा होता है। चाहे वो पपाया केस में देखने लगे, यानी पपीता के केस में देखने लगे, चाहे वो हम खजूर के केस में देखने लगे। आप पपाया लेकर के आए, ला करके अपने घर में ग्रो करा, लेकिन देखते क्या हो कि उसके अंदर जब टाइम हुआ फ्रूट के आने का, उसने फ्रूट नहीं बनाए, केवल लीफ 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 लीफ, पत्ती 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 बनी जा रही है। उसके अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं देखी जा रही है कि फ्रूट जैसी जो रिजेंबल करे। तो उसको हम क्या कह, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि पपाया एक लिंगाश्रयी या यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। चलिए, ये हो गया आपका। बात करते हैं, अगर हम एनसीईआरटी के बारे में या आपकी बुक के बारे में हम बात करने लगे, तो उसके साथ साथ आपके कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे आपके केंचुए के बारे में बात कर रखी है। तो केंचुआ आपका क्या है? द्विलिंगाश्रयी या बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल को हम उभयलिंगाश्रयी भी बोल देते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं? हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगाश्रयी। ठीक है। उसके साथ में अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल अपना देखने लगे तो ये नर कॉकरोच का हो जाएगा, और अलग दूसरा एग्जांपल ये मादा कॉकरोच का हो जाएगा। मतलब नर और मादा कॉकरोच अलग अलग होते हैं, यानी कॉकरोच कैसा होता है आपका? एक लिंगाश्रयी होता है। उसके बाद में अगर हम दूसरा देखने लगे, ये आपका कारा है। कारा के अंदर क्या होता है? कारा के अंदर क्या होता है? एक ही प्लांट के अंदर, कारा के अंदर एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मेल जो कि पुंधानी दिखा रखी है, फीमेल जो कि अंडधानी दिखा रखी है, यानी ऊगोनिया और एंथ्रीडिया। देखो, अगर हम कारा के अंदर बात करने लगे, कारा के अंदर
एंथ्रीडिया को हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल कहते हैं, जबकि ऊगोनिया को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियूल कहते हैं। समझ में आ रही है बात। जब हम देखते हैं तो ग्लोब्यूल आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जबकि न्यूक्लियूल आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हमें याद कैसे रखना है कि कहाँ ग्लोब्यूल है, कहाँ न्यूक्लियूल है। क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स पूछी जाती है, दोनों के स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि उनमें से कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है। तो हम कहेंगे कि ग्लोब्यूल जो होता है, ग्लोब्यूल न्यूक्लियूल के नीचे होता है, यानी फीमेल कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, यानी आसमान की तरफ। हम कहेंगे आज के जो नारी सशक्तिकरण का जो वो चल रहा है कार्यक्रम, या फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट का, तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या कह रही है, वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू फीमेल जो है वो आसमान को छू रही है। तो उगोनिया कहाँ मिलेगा तुम्हें, आसमान की तरफ मिलेगा, जबकि एंथ्रीडिया कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, जो कि आपका मार्केंशिया हो जाएगा। जो कि मार्केंशिया क्या होता है, मार्केंशिया भी एक लिंगाश्रय का एक एग्जाम्पल है, जिसमें नर थैलस और मादा थैलस अलग अलग होता है। थैलस क्यों कह दिया, थैलस मतलब होता है कि जब बॉडी पूरी तरीके से एक तना, पत्ती या फल या फ्रूट में कि पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिफ्रेंशिएटेड ना हो, उसके अंदर जड़, तना, पत्ती वगैरह ना हो, डिफ्रेंशिएटेड हो, तो ऐसे पादप को या ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, थैलस कह देते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं तो आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम स्त्रीधानी भी बोलते हैं। जबकि एंथ्रीडिया क्या होता है, वो पुंधानी होती है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के दोनों अलग अलग थैलस पर होते हैं। तो क्या ये दोनों के दोनों एक लिंगाश्रय पादप नहीं हुए? चलिए हो गया ये भी। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फ्लावरिंग प्लांट का। फ्लावरिंग प्लांट जो कि आपको दिखा रखा है स्वीट पोटैटो या शकरकंद का। तो शकरकंद के अंदर क्या दिखा रखा है कि इधर फीमेल पार्ट है, इधर मेल पार्ट है, यानी शकरकंदी का जो फ्लावर होता है वो भी आपका कैसा होता है, द्विलिंगी या उभयलिंगाश्रयी होता है। चलिए बात करते हैं अब आपके अगले टॉपिक के बारे में। अगले टॉपिक पर जैसे हम पहुंचते हैं तो बात करेंगे कि लाइफ के अंदर कौन कौन सी फेजेस आती हैं। क्या कहेंगे हम कि लाइफ के अंदर कौन कौन सी फेजेस आती है, जब इंसान की लाइफ शुरू होती है तो किस किस अवस्थाओं से गुजरती है। हम कहेंगे जीवन की अवस्थाएं या जीवन अवस्था। ये फेजेस ऑफ देखिए, जब बात करते हैं फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में, तो फेजेस ऑफ लाइफ कहाँ से शुरू होती है, बच्चे के या एक ऑर्गेनिज्म के जन्म लेने के दिन से शुरू हो जाती है। जन्म लिया और जन्म से लेकर के एक किशोरावस्था वाले उसके अंदर आयु काल चलेगा, जो कि लगभग 10 से 12 साल तक का होता है। यानी लैंगिक प्रावस्था से पहले तक का जो वक्त होता है वो आपका क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा या जुवेनाइल फेज, जिसको पादप के अंदर कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज भी कहा गया है। कायिक प्रावस्था या वेजिटेटिव फेज भी कहा गया है। कायिक प्रावस्था क्या होती है? कायिक प्रावस्था वो होती है जब मेल के अंदर या फीमेल के अंदर कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, यानी कोई भी लैंगिक चीज़ों का डिफ्रेंसिएशन या फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, जब मेल बेबी फीमेल बेबी से अलग ज़्यादा नहीं दिखता है। जैसे हम बच्चों में देखते हैं, तो अगर हम बच्चे की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उसकी हम फ़ोन पर आवाज़ सुनने लगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। बहुत सी बार क्या, बहुत ज़्यादा बार अक्सर ऐसा होता है
कि मेल और फीमेल की आवाज़ लगभग बराबर जैसी लगती है? उसका रीज़न है कि अभी वो दोनों कहाँ हैं? किशोरावस्था में है। किशोरावस्था के बाद में अगली जो आपकी अवस्था आती है वो आपकी रिप्रोडक्टिव स्टेज या जनन अवस्था आती है। बात करते हैं आपकी जनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के बारे में। तो जब बात रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में आती है तो जनन अवस्था के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। जैसे अगर हम एनिमल के अंदर बात करने लगे तो फीमेल के अंदर जैसे कहा जाए तो स्तनों के अंदर डेवलपमेंट होना, यानी ब्रेस्ट का बढ़ना, ठीक है, जैसे हिप्स का बढ़ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का बढ़ना और सारी चीज़ें, यानी बॉडी पर हेयर्स की ग्रोथ होना, ये सारी चीज़ें क्या देखे जाते हैं कि बॉडी पर हेयर यानी प्यूबिक हेयर्स का यानी जघन रोम का उगना, ये सारे क्या होते हैं? जनन अवस्था के द्योतक होते हैं फीमेल के अंदर। जबकि मेल के अंदर देखने लगे तो जो बाह्य जननांग होते हैं उनकी वृद्धि होना, और क्या होता है? शोल्डर्स के ब्रॉडनेस होना, मसल्स की स्ट्रॉन्गनेस या मसल्स का बढ़ना, ये सारी चीज़ें। और क्या होता है? फीमेल के अंदर हाई पिच और मेल के अंदर लो पिच वॉइस का होना, ये सारे किस अवस्था के अंदर देखे जाते हैं? जनन अवस्था के अंदर देखे जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया, हमने देख लिए प्लांट के एनिमल के अंदर। प्लांट के अंदर क्या होता है? प्लांट में या पादप के अंदर फ्लावर का आना या फूल का आना, फूल का जो आना होता है, फूल का आना, ये संकेत होता है किसका? रिप्रोडक्टिव स्टेज का। मतलब प्लांट के अंदर पहले वेजिटेटिव फेज आएगी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगी। प्लांट में पहले कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि आपने आज प्लांट को सॉ किया, प्लांट की स्ट्रक्चर को, जो भी चाहे वो सीड था या कलम थी, उसको सॉ किया, कल को आपने उसके ऊपर लीव्स वगैरह बनने से पहले या उसके अंदर ब्रांचेस वगैरह बनने से पहले आपने उसके अंदर फ्रूट या फ्लावर का बनना देख लिया, यानी पुष्प या फल का बनना देख लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वजह क्या होती है? क्योंकि पहले वेजिटेटिव या कायिक प्रावस्था आएगी, उसके बाद रिप्रोडक्टिव या जनन प्रावस्था आती है। ये चीज़ें बिल्कुल होनी ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट के अंदर कि आपका प्लांट कैसा हो सकता है। आपका प्लांट या तो हो सकता है कि वो 1 वर्षीय हो सकता है, या एनुअल जिसको हम बोल सकते हैं, या वो द्विवर्षीय हो सकता है जिसको हम बाइनियल बोलते हैं, या वो बहुवर्षीय हो सकता है जिसको हम पेरिनियल बोलते हैं। तो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल या 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय कहने का मतलब क्या है? एनुअल प्लांट वो होते हैं जिनका लाइफ साइकिल एक चक्र में या एक सीजन में पूरा हो जाता है। 1 वर्षीय कहने का मतलब ये नहीं होता कि वे अपना साइकिल पूरा करने में 1 वर्ष लेते हैं। तो जनरली जो सीजन चलते हैं ऋतुओं के अंदर, ऋतु देखते हैं आप, अपने सीजन देखते हैं कि साल के अंदर कितने सीजन आते हैं, ठीक है। यानी जो प्लांट या जो पौधा अपने आप को, अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 सीजन लेगा उसको एनुअल बोल देंगे। जो 2 सीजन ले रहा होगा वो बाइनियल या द्विवर्षीय बोल देंगे। जिसके अंदर लाइफ साइकिल मल्टीपल ईयर्स की होती है उसको हम क्या कहते हैं? बहुवर्षीय कह देते हैं। चलिए, अब होगा क्या अगर हम बात करते हैं कि 1 वर्षीय में क्या होगा? 1 वर्षीय के अंदर, 1 वर्षीय में 1 सीजन के अंदर ही पहले वेजिटेटिव फेज होगी, देन उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज देखी जाएगी। जबकि द्विवर्षीय पौधा के अंदर क्या होता है? द्विवर्षीय के अंदर पहले उसकी वेजिटेटिव फेज आएगी, देन यानी 1 सीजन के अंदर तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होगी, और देन दूसरे सीजन के अंदर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी। यानी कि एक में तो कायिक प्रावस्था और दूसरे में लैंगिक, यानी दूसरे वर्ष में या दूसरे सीजन में उसकी लैंगिक प्रावस्था पूरी होगी। हमने एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट देख लिए। इसके साथ में हमारे कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आते हैं, और वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सबसे पहले तो बांस का। बांस का क्या होता है? बांस का जो प्लांट होता है अपनी लाइफ में
सिर्फ एक बार सीड बनाता है और जो कि लगभग 100 साल ले लेता है। यानी बांस की भी अगर हम आयु देखें तो लगभग 100-125 साल के आसपास होती है। तो 100 साल के उम्र में ये सिर्फ लाइफ में एक बार सीड बनाएगा। तो एक बार सीड बनाने के बाद में क्या होगा, ये डेड हो जाएगा। लेकिन जब सीड बनाएगा तो बहुत सारे बनाएगा और इसके लेकिन बनाएगा लाइफ में एक ही बार। अब इस चीज को हम किस तरीके से कहेंगे, इसकी लाइफ चली कितनी, 100 साल तक। लाइफ इसकी चली कितनी, 100 साल तक। यानी एक तरीके से क्या हुआ, बहुवर्षीय प्लांट हुआ। लेकिन इसने फ्रूट कितनी बार बनाया, इतने सीड कितनी बार बनाया, सिर्फ एक बार। तो इसको बहुवर्षीय के साथ में क्या बोलेंगे, एक फलनी फ्रूट, एक फलनी प्लांट बोलेंगे, यानी मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक साथ में क्या बोल देंगे, पेरिनियल, यानी एक फलनी और बहुवार्षिक पौधा। ठीक है। उसके साथ में आपका एक नेक्स्ट अच्छी स्टडी दिखा रखी है, किसकी, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना की, या जिसको हम नीला कुरंजी के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी क्या होता है, ये तमिलनाडु कर्नाटक या केरल की घाटियों में उगने वाला एक पौधा होता है, जो कि मतलब जो कि 12 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करता है। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो फ्लावरिंग देखी जाएगी वो हर साल या दूसरे या तीसरे साल ना देख करके 12 साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होगी, और एक बार फ्लावरिंग हुई और ये प्लांट खत्म। इसका लाइफ इतना इस तरीके से चलता है। लेकिन जब ये चलता है तो क्या किस तरीके से होता है कि जब ये ग्रो करता है तो ग्रो करने के बाद में वहाँ की घाटियों में इस तरीके से फैल जाता है कि ये देखने का एक बहुत अच्छा नज़ारा होता है। इस वजह से पर्यटक वहाँ पर जो विजिटर्स होते हैं, उन दिनों सितंबर ये देखा गया था 2006 में, सितंबर अक्टूबर के टाइम में देखा गया था। और अगर हम कहें 12 साल इसको लगाएं तो इस हिसाब से 2018-19 के आसपास में ये होना चाहिए, और ये हुआ भी था। कर्नाटक केरल की जो वैलीज थी वहाँ पे इसकी ग्रोथ हुई भी थी। लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ इसका इनसफिशिएंट अभी पूरी तरीके से डाटा दे रखा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2006 वाले को ही रिपोर्ट कर रखा है। 2018 वाली फ्लावरिंग को अभी रिपोर्ट नहीं करा गया। यानी इसमें क्या होगा, 12 साल में एक बार होगा, और किस तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। चलिए, आपका क्या होगा, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल प्लांट भी हो चुका है। उसके साथ में नेक्स्ट आपका आता है फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, अगर हम बात करने लगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की अवस्थाओं के बारे में बात करने लगे, तो इसको पूरी तरीके से 3 अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है, जिसमें हो जाएगा आपका निषेचन पूर्व, यानी लैंगिक जनन की जो प्रावस्थाएं होंगी, इसमें निषेचन पूर्व, निषेचन के समय की और निषेचन पश्च घटनाओं को लिया जाता है। क्या होता है कि निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाओं को लिया जाता है, उसकी हम अलग अलग स्टडी करते हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं क्या हो सकती हैं कि जब गैमीट का बनना देखा जाता है और उसको ट्रांसफर करना देखा जाता है, तो वो किस में हो जाएगी, आपकी निषेचन पूर्व घटना में देखी जाएगी। अगर हम बात करते हैं तो गैमीट का बनना या गैमीट का जनन जो देखा जाएगा तो आपके निषेचन पूर्व घटना में आ जाएगी, और गैमीट का स्थानांतरण आपके निषेचन पूर्व घटना के अंदर आ जाएगा। यानी निषेचन पूर्व में क्या आ जाएगा, युग्मक का निर्माण, और क्या हो सकता है, युग्मक स्थानांतरण।
देखें, युग्मक जो बन रहे होते हैं, युग्मक का निर्माण यानी युग्मक का निर्माण होगा और युग्मक का स्थानांतरण होगा। युग्मक निर्माण किस तरीके से होगा? देखें, हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने वाले जो युग्मक होंगे वो एक दूसरे की से बिल्कुल शेप एंड साइज में सिमिलर हो जाएंगे, तो उनको हम कह सकते हैं आइसोगैमस या समयुग्मकी। जबकि ये हो जाएगा आपका एनाइसोगेमस या विषम युग्मकी। आइसोगेमस या समयुग्मकी, एनाइसोगेमस या विषम युग्मकी हो सकता है। अगर हम बात करने लगे क्लेडोफोरा में, तो क्लेडोफोरा जो होता है आपका, क्लेडोफोरा आपका समयुग्मकी होता है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यह है कि क्लेडोफोरा किस संघ से रिलेट करता है, किस चीज से, किस स्पीशीज से रिलेट करता है, इस चीज का पता लगाना। और दूसरा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्यूकस। नाम मैंने बता दिया, पता आप लगाएंगे कि किस जाति का ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या है ये? प्लांट है, एनिमल है, क्या है? चलिए मैं आपको हिंट दे दिया कि ये प्लांट किंगडम के अंदर मिलेगा आपको। तो प्लांट किंगडम में कहाँ मिलेगा? फंजाई के अंदर जाना, फंजाई के अंदर जाना, एल्गी के अंदर जाना, प्लांटे के अंदर जाना। तो प्लांट एल्गी के जब आप प्लांटे किंगडम के अंदर देखोगे तो प्लांटे किंगडम के अंदर फ्यूकस को ढूंढने की कोशिश करना कि क्या है ये। ठीक है, चलिए, यानी एनाइसोगेमस या अलग अलग टाइप के अगर गैमीट बनते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? विषम युग्मकी। लेकिन अगर मेल और फीमेल गैमीट में तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो तो उसको क्या कह देते हैं हम? समयुग्मकी। यानी विषम युग्मकी क्या होगे? विषम युग्मकी इस तरीके से होते हैं जैसे हमारे अंदर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है कि मेल गैमीट अलग स्ट्रक्चर का होता है, फीमेल गैमीट अलग स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण किस तरीके से होगा? युग्मक स्थानांतरण के लिए चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जंतु हो, अलग अलग टाइप के स्टेप्स को फॉलो करता है, अलग अलग चीज़ों को वो अपने उसमें इम्प्लीमेंट करता है युग्मक स्थानांतरण के लिए। युग्मक स्थानांतरण के किस किस चीज़ का, किस किस कारक का इस्तेमाल करा जा सकता है? जैसे हवा का इस्तेमाल करा जा सकता है। हवा का इस्तेमाल कहाँ होता है? पुष्पों के, प्लांट के केसेस में। प्लांट के केसेस में जो परागण के जो केस होते हैं, परागण जो देखा जाता है, प्लांट यानी पुष्प परागण जो देखा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा केस कहीं ना कहीं वायु के द्वारा भी देखा जाता है। अगर हम बात कर लें वायु के बाद जल को कि तो क्या जल भी कोई ऐसा जल के अंदर भी कहीं फर्टिलाइजेशन या गैमेटो का ट्रांसफर देखा जाता है? बिल्कुल सही है। क्या कुछ मैंने ऐसे नहीं बताए थे कि जिनके अंदर जो फिशेस होती हैं, क्या वहां पर फिशेस के अंदर युग्मकों का स्थानांतरण पानी के अंदर नहीं होगा? जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है क्या उनके अंदर पानी के अंदर नहीं होगा? और एक्वेटिक प्लांट है उनके जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी पानी के अंदर ही मूव करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पानी को लिया जा सकता है। कुछ क्या हो सकते हैं? कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो कि तो युग्मक स्थानांतरण में क्या हो सकता है? चाहे वो जल का हो, चाहे वो वायु का हो, चाहे वो इंसेक्ट का हो या कीट का हो, यानी एनिमल का हो, क्या क्या लिया जा सकता है? इन सब को कहीं ना कहीं युग्मक के स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में युग्मक स्थानांतरण के बाद आपकी बात खत्म होती है, बात आगे चलती है। बात जब आगे चलती है उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि शैवाल के अंदर जहां मैंने आपको बताई थी कि आइसोगैमस कंडीशन मिलती है, तो हम देख लेंगे कि आइसोगैमस किस तरीके से मिलती है। आइसोगैमस जो मैंने आपको बताया समयुग्मकी, क्या आप यहाँ देख करके बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा नर का युग्मक है और कौन सा मादा का युग्मक है? जब मैंने कहा समयुग्मकी यानी दोनों के दोनों, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, वो दोनों के दोनों सिमिलरिटीज शो करने चाहिए एक दूसरे से। ये रहा शैवाल के अंदर, पहला हो जाएगा आपका शैवाल के अंदर का, दूसरा हो जाएगा आपका पुष्प के वर्तिकाग्र पर होने वाले पराग कणों का अंकुरण के बारे में दिखा रखा है।
ये आपका जो अभी मैंने परागण के बारे में बात करी थी। ठीक है, चलें बात चलते हैं आगे। नेक्स्ट निषेचन हो सकता है। निषेचन के बारे में अगर हम बात करने लगे तो निषेचन कैसे कैसे हो सकता है। क्या निषेचन को पानी के द्वारा या अलग अलग परिस्थितियों के साथ विकसित नहीं करा गया? बिल्कुल करा गया है। निषेचन कैसे हो सकता है? निषेचन आंतरिक हो सकता है, निषेचन बाह्य हो सकता है। निषेचन के लिए क्या क्या कंडीशंस आई हैं वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमें पता था कि अगर कवच आपका अंडा जो मिल रहा है वो कवच युक्त है तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ मिलेगा? आंतरिक निषेचन मिलेगा, मादा के अंदर मिलेगा। अगर हम हायर एनिमल्स यानी ह्यूमंस के अंदर देखने लगे, यानी मानव के अंदर देखने लगे, तो इनके अंदर जो आंतरिक निषेचन देखा जाता है वो आंतरिक होता है। निषेचन कैसे हो सकता है? यानी या तो वो आंतरिक हो सकता है या वो क्या हो सकता है, वो बाह्य हो सकता है। आंतरिक निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन ये एंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ जनरेशन एंड गैमीट। मतलब क्या है कि जो गैमीट बनने वाले होते हैं उनकी सुरक्षा आंतरिक निषेचन के अंदर होती है, जबकि बाह्य निषेचन के बारे में अगर हम देखने लगे, जो कि जनरली किस में होता है? मछलियों में या फिशेस के अंदर देखे जाते हैं। क्या फिशेस के जो गैमीट्स होते हैं या फिशेस के जो युग्मक होते हैं क्या पानी के अंदर नहीं बहा दिए जाते हैं? पानी के अंदर बहा दिए जाते हैं। एक बहुत बड़ा सैलाब सा दिखता है पानी के नीचे गहराइयों में, और यही क्या होता है? उसका बाह्य निषेचन हो रहा होता है। वहीं पे क्या हो जाता है? मेल गैमीट, और वहीं पे क्या आ जाते हैं? फीमेल गैमीट छोड़ दिए जाते हैं पानी की तली के अंदर, और क्या होगा? वहीं पे उनका फर्टिलाइजेशन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या एक बात बताओ, जब वो इतने सारे गैमीट जा रहे हैं तो क्या वो उसको क्या कोई व्हेल या कोई शार्क उनको नहीं खा सकती? क्यों नहीं खा सकती? कोई छोटी मछली, कोई बड़ी मछली क्या उनको नहीं खा सकती? क्यों नहीं खा सकती? बिल्कुल खा सकती है। यानी इनके गैमीट को खतरा ज्यादा है एज कंपेयर टू आंतरिक निषेचन वाले क्रिया के अंदर। आंतरिक निषेचन में क्या होगा? बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मदर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मदर के वोम में उसका टेक केयर करा जाएगा, और उसी के क्या होगा? उसको टेक केयर करने के बाद ही उसको पैदा किया जाएगा। यानी उसके अंदर भ्रूण उद्भवन देखा जाएगा। एक 9 महीने का जो भी गर्भकाल होता है, जिस जंतु के अंदर भी हम देखेंगे, उस गर्भकाल को पूरा करेगा और एक बच्चे की फॉर्म में, एक पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में उसको जन्म दिया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इंश्योर कर दिया उसके गैमीट की प्रोटेक्शन को। ठीक है, ये हमने देख लिया है। उसके साथ में हम देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे एनिमल हो सकते हैं जिनके अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के बनना देखा जाता है। बात करते हैं हम किसके? हनी बी के अंदर। हनी बी का जो मेल होता है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रोन मधुमक्खी। अगर ड्रोन मधुमक्खी के बारे में देखेंगे, या जो मादा नर मधुमक्खी होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये इसका जो डेवलपमेंट होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के होता है, और ऐसे जनन को हम अनिषेक जनन कहते हैं। असल में होता क्या है, जब हम देखते हैं कि फीमेल हनी बी के जो गैमीट्स होते हैं, असल में नर को जो माना जाता है हनी बी के केस में या मधुमक्खी के केस में माना जाता है कि इसका जो काम होता है, इसका मेन काम होता है कि मादा के साथ संभोग करना या मादा के साथ कोपुलेशन करना और उसके गैमीट्स को फर्टिलाइज करना। फर्टिलाइजेशन हुआ और इसका काम ख़त्म। ठीक है, इसको मार दिया जाता है उसकी जाति के थ्रू। यानी क्या होगा कि अब क्या होगा? अब उसमें जो गैमीट जो मधुमक्खी ने बनाए हैं, किसने? क्वीन मधुमक्खी ने। मधुमक्खियों में भी, फीमेल में भी 2 टाइप की होती है, एक वर्कर हनी बीज होती है और एक कौन सी होती है? क्वीन हनी बी। तो क्वीन हनी बी का क्या काम होता है? उसका क्वीन हनी बी का काम होता है जनरली जनरेशन को कंटिन्यूएशन करना, जबकि जो स्टेराइल हनी बी होती हैं, जो बंधे हनी बी जो बच्चे नहीं दे सकती या गैमेट नहीं बना सकती, उन हनी बी को क्या कहा जाता है? वर्कर हनी बी करते हैं। वो खाना वाना इकट्ठा करती है, वो शहद वगैरह इकट्ठा करती है। अब क्या हुआ? एक क्वीन हनी बी ने क्या करे? गैमीट बनाए। अगर वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया और बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में बन गया तो वो मेल होगा, वो ड्रोन होगा। अगर वो फर्टिलाइजेशन से बना तो वो फीमेल होगा। ठीक है, चलिए आज आगे आ जाते हैं, बात करते हैं निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में।
निषेचन हो गया। निषेचन का रिजल्ट क्या होता है? निषेचन का रिजल्ट होता है जाइगोट या युग्मनज। जाइगोट या अगर हम देखने लगे युग्मनज जो होता है आपका निषेचन का रिजल्ट होता है। अब इस जाइगोट का एम्ब्रियोनिक पीरियड चलेगा, उसको डेवलप करा जाएगा और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में या उसके भ्रूण काल के बाद, भ्रूण का जो उसका भ्रूण उद्भव का जो काल होगा उस पीरियड के बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, बर्थ होगा और ये बेबी के फॉर्म में जन्म ले लेता है। ये सारी घटनाएं आपके कहाँ आती है? निषेचन पश्च घटनाओं में आती है, जो कि एक लंबे गर्भकाल को पार करने के बाद आती है। ठीक है, अगर हम बात करने लगे प्लांट्स के अंदर, ये तो हमने देख लिया एनिमल के अंदर। प्लांट के अंदर निषेचन पश्च घटनाओं के अंदर क्या शामिल किया जाता है, जो कि इस प्लांट के अंदर शामिल करा जाता है? ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये आपकी ओवरी हो गई। प्लांट के अंदर ओवरी के अंदर क्या मिलता है बताओ जल्दी? ओवरी के अंदर मिलता है क्या? सीड, ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या मिलता है? ओव्यूल। ओव्यूल का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या बना देता है? सीड बनाते हैं। यानी ओव्यूल तो बना देता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड, जबकि ओवरी जो आपकी थी, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बना देती है? फ्रूट या फल बना देती है। समझ गए आप लोग? प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सीड बनता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फ्रूट बनता है। सीड बन रहा है किससे? ओव्यूल से, जबकि ओवरी या अंडाशय से क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है। यानी कोई भी फल जिसके अंदर सीड है वो बिना फर्टिलाइजेशन के नहीं बन सकता। अगर हम बात करते हैं केले की, तो क्या केले के अंदर सीड होता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी होता है कि हम केले खा रहे हैं और उसकी तरह उसमें अमरूद की तरह कोई चीज़ हमारे दांतों में अड़ गई? अगर ऐसा होता तो वो केला केला नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि उनके अंदर सीड नहीं बनाए जाते, सीड नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरीके से एक पार्थेनोकार्पिक या अनिषेक फलन से बनने वाला फ्रूट होता है। अनिषेक फलनी फ्रूट जो होता है, अनिषेक फलनी फ्रूट, इनमें क्या होता है? सीड नहीं होता, सीड एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? बनाना। यहाँ आपका चैप्टर वाइंड अप होता है। हम अपने पेन कॉपी को बंद करके रख देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि इसको अच्छे से लेक्चर को देख करके इसके नोट्स बनाना और बुक की रीडिंग करना। अपनी बुक को साथ में लेकर के चलें, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते चलें, उनको रिवीजन करते चलें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके साथ मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।